everyone, my name is Chiranshi Dua, and before beginning today's video, I would just like to talk about my academic background. As you can see on my screen, there are certain scores that have been mentioned. So these are my prominent scores that I scored during my exams. So in class 10th, I scored 95.4 percentage. In class 12th, commerce with maths, I scored 96.2 percentage. And one of the prominent exam that I gave in the year 2022, the year it was newly introduced, which was CUET UG, and I scored 99.3 percentile overall. If I break it down into subjects, then I scored 100 percentile in business studies, 99.1 percentile in accountancy, 99.7 percentile in economics, and if I add on English as well, then that sums up to 780 out of 800 scored. If I talk about my work experience, I tutored some students live on Exam Factors YouTube channel, Business Studies, wherein I delivered a solo lecture that gained the highest viewership on the channel, which was crossing 8,000 plus views. Now, getting into today's video, it's all about accounting ratios. We are going to talk about ratios today. As you can see a huge flow chart on my screen. हम इसके अंदर डीप डाइव करेंगे आज के वीडियो में. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स विद यू ऑल. सबसे पहले ये वीडियो किन बच्चों के लिए रेलेवेंट होगी? इट विल बी रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET UG और क्लास 12th स्टूडेंट्स. वीडियो में जाने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज to give me a thumbs up in the comment section below so that I know that you all are active and ready for today's session on accounting ratios. जल्दी से अपने thumbs up मुझे भेजो ताकि मुझे पता चले आप लोग यहाँ पर present है. Great. I can see a lot of students sending thumbs up. That's great. Alright. अब टेक्स्ट बुक्स हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूलाज हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज हम पूरे साल देखने वाले हैं. बट ये एक 5 मिनट का जो डिस्कशन है बिफोर बिगिनिंग विद द फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स, ये 5 मिनट का डिस्कशन बहुत क्रूशियल है. इसे अच्छे से सुनना क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है. ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इस पूरे यूनिट का कि किस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं. ठीक है, अब मैं कुछ नाम लिख रही हूँ स्क्रीन पर. टाटा, रिलायंस, ये कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में हम काफी सुनते हैं, राइट? सब अपने अपने कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ये सारी कंपनीज हैं. ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, आपने ये सारे नाम कहाँ सुने हैं? कैसे पता लगा है कि टाटा एग्जिस्ट करती है कंपनी, रिलायंस है, पेटीएम है, बोट है? कैसे पता? चलो जोमेटो स्विगी का तो हमें पता है, घर में खाना अच्छा नहीं बनता, फ़ोन निकालते हैं फटाफट जोमेटो स्विगी करते हैं, तो हमें पता है कि ये दो कंपनीज तो बहुत मेजरली एग्जिस्ट करती है. बाकी कंपनीज के बारे में बताओ. टाटा, रिलायंस, बोट, पेटीएम. सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, ईदर वी यूज इट और वी हैव सीन और हर्ड समवेयर एल्स ऑन द इंटरनेट. हमने कहीं ना कहीं से कंपनीज के नाम सुने, राइट? अग्रीड? ओके. अब मुझे ये बताओ, ये इतने जो कंपनीज के नाम है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, तो ये इनके नाम इतने फेमस क्यों हैं? हम क्यों इतना सुनते हैं? क्यों इतने रेलेवेंट है? मे बी बिकॉज दे आर डूइंग वेल इन देयर बिजनेस. अब कुछ कंपनीज होती है जिनका नाम हम नहीं सुनते बट स्टिल दे एग्जिस्ट. उनका नाम हम इसलिए नहीं सुन पाते, मे बी दे आर नॉट डूइंग दैट वेल इन देयर बिजनेस. हर कंपनी का एक अपना फेज होता है. ठीक है, अग्रीड. अब इनके हम नाम सुनते हैं, टाटा अच्छी कर रही है, रिलायंस बहुत अच्छा काम कर रही है, सबके अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपने अपने प्रोडक्ट लाइन्स हैं. ठीक है, अब कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है? फॉर सपोज इफ समवन कम्स एंड टेल्स यू कि टाटा इज डूइंग वेल देन रिलायंस, तो तुम मान जाओगे ना कि ठीक है, टाटा अच्छा काम कर रही होगी, रिलायंस इतना अच्छा काम नहीं कर रही होगी. या फिर तुम अगर ब्लिंकिट या फिर जोमेटो, ब्लिंकिट या फिर जेप्टो को कंपेयर करोगे तो तुम बोलोगे कि ब्लिंकिट अच्छी है और जेप्टो अच्छी नहीं है. क्यों? तुम्हारा एनालिसिस किस बेसिस पे होगा? क्यों ब्लिंकिट पे ना अच्छी चीज़ें मिलती है, जेप्टो पे उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती. आई एम जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. तुम्हारा एनालिसिस सिर्फ यहाँ तक आकर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि तुम्हारे यूज केस के बेसिस पे तुमने कंपनी को अच्छा और एक कंपनी को बुरा बोल दिया है.
दैट इज नॉट अ फेयर एनालिसिस। कौन डिसाइड करता है कि टाटा अच्छा काम कर रही है या फिर रिलायंस अच्छा काम कर रही है या पेटीएम अच्छा काम कर रही है या बोट अच्छा काम नहीं कर रही है? कौन डिसाइड करता है ये? अ कॉमर्स स्टूडेंट स्टडीज, एनालाइजेस एंड डिसाइड्स which company is doing better than which company। ये हमारा काम है करने का। अभी तक हमें नहीं पता था ना कि ये सारी चीज़ें भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम अ ट्रेडर एंड आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन पेटीएम, तो मैं ऐसे ही जाके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट तो नहीं कर दूंगी ना। मुझे पहले पता लगना चाहिए कि वो कंपनी कैसा काम कर रही है। फॉर सपोज हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर देखते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ हैं सामने, मुझे कॉफ़ी पीनी है। अब मैं सबके रिव्यूज़ लूँगी ना एक बार तो, कि तुमने इसका ट्राई किया है क्या, तुम्हें पता है कि इस कैफ़े की कॉफ़ी कैसी है, तुम्हें पता है कि इस कैफ़े की कॉफ़ी कितनी कैसी है, तुम इंटरनेट पे रिव्यूज़ देखोगे उस कैफ़े के, तुम पूरी स्टडी करके जाओगे ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पैसा है वो स्टेक पर है। You are supposed to pay the money in exchange of a coffee that should be satisfying your craving at that point of time। तो ऐसे ही एक ट्रेडर जब होता है, एक इन्वेस्टर जब होता है, उसके पैसे दाव पे लगे हैं, तो उसे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना वो चाहेगा जो उसको बेटर सेटिस्फैक्शन दे सके। एंड इन्वेस्टिंग में सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है बेटर रिटर्न्स। समझ आई? अब एक इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न्स चाहिए कंपनी से, तो वो उस कंपनी के बारे में पढ़ेगा, लोगों से पूछेगा, उसके प्रोडक्ट्स यूज करने का सोचेगा। तो अब क्या होता है ना, कंपनी बहुत बड़ी होती है, टाटा इज ह्यूज, रिलायंस इज ह्यूज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का अगर हम एक प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं, आप टाटा नमक अगर यूज कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप पूरी कंपनी के बारे में नहीं बता सकते कि टाटा सॉल्ट की डिमांड बहुत है, टाटा सॉल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कंपनी अच्छी होगी। नो, वो आपका इंडिविजुअल ओपिनियन है। ये एक मार्केट, एक होल मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखना होता है हमें। तो एक मैक्रो पर्सपेक्टिव के लिए कैसे स्टडी करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर यूनिट, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में समझते हैं। ठीक है, अब इतना समझ आ गया कि हमें एक कंपनी के बारे में उसकी स्टडी करनी है और उसको एनालाइज करके एक कंक्लूजन पे आना है कि वेदर इट इज गुड और नॉट। ठीक है, गुड और नॉट का क्या मतलब है? वेदर इट इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट परफॉर्मिंग गुड। परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है? क्लास 11th में याद हो तो, जिनको याद नहीं है मैं याद करा देती हूँ, हमने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात किया था बेटा, याद आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स that gives the performance of how that particular firm, that business is doing। ये इसके मेजरली दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें परफॉर्मेंस पता लगती थी, बैलेंस शीट से पोजीशन पता लगती थी, और ओवरऑल हमें इसी चीज की स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था? स्टडी करना था। कंक्लूजन पे आने के लिए क्या स्टडी करना था? परफॉर्मेंस और पोजीशन। वो कैसे निकलते हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से। इतना समझ आया कि हमें परफॉर्मेंस देखनी है उस कंपनी की, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि एक कंपनी कुछ सेल्स करती है, वो उसका रेवेन्यू होता है। अग्रीड और नॉट? कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, इमीडिएटली कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख दो। ठीक है, उसके बाद सेल्स आ गई, सेल्स आती है। अब सेल्स लाने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर कर रही होती है। अब कॉस्ट और सेल्स के बीच में कुछ प्रॉफिट भी कमाती है कंपनी, या फिर लॉस भी हो जाता है कभी कभी। उसके अलावा कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी डिमांड उनको फुलफिल करना है, इतना प्रोडक्शन करना है, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इतना एक अकेला फाउंडर या फिर अकेले कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतना पैसा लाना। इट रेंजेस टू 500 करोड़, 5000 करोड़।
तो व्हाट दे डू, दे बोरो फ्रॉम होम, इट कैन बी फ्रॉम बैंक, इट कैन बी फ्रॉम पब्लिक, इट कैन बी फ्रॉम गवर्नमेंट। वो किसी से भी बोरो कर सकते हैं, लोन की फॉर्म में, डेट की फॉर्म में, या फिर इक्विटी के फॉर्म में। इक्विटी का याद है ना, शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि ओनर्स बन जाते हैं हमारी कंपनी के, ठीक है। ये एक शेयर्स अलग यूनिट है विच विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स, बट अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि इक्विटी इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब कि किस कहाँ से हमारी कंपनी में पैसा आ रहा है। तो एक कंपनी पैसा ला रही है, उसको प्रोडक्शन में लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है अपनी कंपनी में, उससे कुछ प्रोडक्ट निकाल रही है या फिर सर्विस निकाल रही है, अपने कस्टमर्स को सेल कर रही है, उससे पैसा आ रहा है सेल्स, उससे प्रॉफिट भी आ रहे हैं। तो वो सारे जो नंबर्स हैं हमारे, फॉर सपोज उन्होंने 100 करोड़ की बोरोइंग करी, 50 करोड़ का लोन लिया, इक्विटी हमारी 150 करोड़ की है, फिर सेल्स उनकी 1000 करोड़ की है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं कितने रैंडमली स्कैटर्ड है, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे इंटरेस्ट है कि ये जो कंपनी है टाटा, ये कितनी सेल्स कर रही है इस ईयर, कितनी कॉस्ट इनकर कर आए, कितना प्रॉफिट है, कितने बोरोइंग्स लेकर आए, कितनी उनकी लाइबिलिटीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। सिमिलरली गवर्नमेंट, उनके खुद के एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, और यू कैन से सम ह्यूज इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च कर रहे हैं, उन सब के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट है कि हाउ इज टाटा डूइंग। तो what this particular company Tata is responsible to do, they are responsible to create financial statements। financial statements कुछ भी नहीं है, इन सब का ऑर्गेनाइज करना इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ आ गया हमें कि हमें कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिल जाती है P&L अकाउंट, बैलेंस शीट की फॉर्म में, हम उनको यूज करके स्टडी करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अब मैं इतना समझ आ गया कि हमें स्टडी करना है, इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कैसे करनी है, कैसे स्टडी करें? आई एम हियर टू टेल यू कैसे स्टडी करना है। ये भी हम इसी में ही पढ़ेंगे। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास आती है, उसे हम स्टडी और एनालाइज करते हैं यूजिंग सम टूल्स एंड टेक्निक्स। अभी के लिए जो रेलेवेंट है हमारे लिए, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन कॉमन साइज स्टेटमेंट, देन कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेशियोज। आ गया ना हमारा आज का टॉपिक, पहुंच गए ना फाइनली, कहाँ से शुरू किया था और टॉपिक तक पहुंच गए, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए, आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, इनके लिए अलग से लेक्चर्स मैं आगे बनाऊंगी। बट हमें ये समझना है कि ये 4 इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्टडी करते हैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सिंपल एज दैट, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। शुरू से शुरू करते हैं। एक कंपनी है, वो अच्छी है या बुरी है, ये कौन जज करता है? उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वो कैसा परफॉर्म कर रही है, वो कितनी सेल्स ला रही है, वो कितनी कॉस्ट इनकर कर रही है, वो कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, वो कहाँ से बोरो कर रही है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी करंट लाइबिलिटीज है, कितनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं। ये सारे नंबर्स वो अपने एक रिपोर्ट के में कंडेंस करके, विच आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अस, वो रिलीज कर देती है पब्लिक में एवरी सिंगल ईयर। अब वो आ गए पब्लिक के पास, पब्लिक उनकी कंपनी के रिपोर्ट्स उठाती है, उनको स्टडी करती है कि ओ दिस इज गोइंग, इनकी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, एसेट्स बहुत कम है। सब चक्कर ना एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज का है। लाइबिलिटीज जो हम बाहर से लेते हैं, वी आर ऑब्लाइज्ड टू पे द अदर पार्टी, ठीक है। और एसेट्स क्या होते हैं? जो हमारा एक्विजिशन होता है, हमारा खुद का होता है, जैसे होता है ना आवर ओन बेबी, तो दैट इज एसेट ऑफ अ कंपनी, कि हमारी खुद के एक्विजिशन है। दैट कैन बी करंट एसेट्स, दैट कैन बी नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर समथिंग जो कि हम विद इन 1 ईयर लेंगे, नॉन करंट आर मोर देन 1 ईयर। इसके लिए डेप्थ हम अभी पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद रेशियोज।
समझ आई सबको? ऑल राइट। अब हमें ये समझ आ गया कि एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में रेशियोज का क्या काम है, समझ आ गया टाटा के बारे में, राइट। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये भी समझ आ गया। क्यों नीड है? क्योंकि स्टडी करना ज़रूरी है, हमें उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पैसे स्टेक पर है। हमें अगर इन्वेस्ट करना है, अगर हमें उनका प्रोडक्ट खरीदना है, तो हमारे पैसे स्टेक पर है, तो वी आर इंटरेस्टेड, तब हमें नीड पड़ती है रेशियोज निकालने की, स्टडी करने के लिए। क्योंकि नीड ऑफ स्टडी हो गया ना एक तरीके से ये, कि व्हाई इज देयर नीड टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाई इज देयर नीड टू यूज रेशियोज टू स्टडी, व्हाई टू स्टडी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता लगे ताकि हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सके या नहीं कर सके। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसका टाइप्स। देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज इन आवर सिलेबस, बट इस लेक्चर के लिए ड्यू टू कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम हम एक टाइप ऑफ रेशियो पे फोकस करेंगे, विच इज द लिक्विडिटी रेशियो। बाकियों को हम ऊपर ऊपर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब liquidity, solvency, activity and profitability. Let me just get you on a new page. तो liquidity है हमारे पास, solvency है, इन दोनों को समझते हैं पहले। ठीक है, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। सबसे पहले तो ये समझो कि सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी to pay off liabilities. Now this solvency can be short term or it can be long term. If this solvency is long term, then it is known as solvency ratio. And if this solvency is for short term, this is known as liquidity ratio. इसका क्या मतलब है समझ नहीं आया अभी भी? हाँ जी, तो लिक्विडिटी से हम क्या समझते हैं? इन सब रेशियोज का ना जो भी मीनिंग है इनके खुद के नाम में है, ध्यान रखना। तो लिक्विडिटी का मतलब है लिक्विड, बहुत ही फ्लोई, बहुत ही सेंसिटिव, कि ऐसे निकल जाएगा, बस हाथों से बह जाने वाली चीज। तो लिक्विडिटी इज हाथ में रखा पैसा। The money kept with us in hand cash, also known as in hand cash और in bank भी कह सकते हैं। तो liquidity is nothing but the cash that we have currently in our hands. तो currently का मतलब क्या है? current. currently in hands मतलब कि current. तो basically liquidity deals with current assets and current liabilities. ठीक है, फिर आता है solvency. Any doubt, anyone? Please let me know in the comment section. Don't hesitate in asking any kind of question. No question is stupid. Remember, solvency. मैंने क्या बताया था? solvency मतलब solvent. हमने insolvent मतलब सुना है? We have heard about the term insolvent. That a particular debtor got insolvent. That means that particular debtor is not able to pay us anymore. It means कि वो liability जो उसकी थी, he is not able to pay off. And उसका opposite हो गया solvency, solvent, the ability to pay, that we can pay easily. A debtor is solvent basically means that particular debtor is able to pay. He can pay us. तो solvency का क्या मतलब है? The ability to pay liabilities. But ratios में क्या होता है ना, इसके नेम पे मत जाना जो solvency वाली चीज है। इसमें क्या है कि liquidity is short term solvency. It deals with short term, whereas solvency का भी मतलब यही होता है ability to pay off liabilities, but it deals with long term. ठीक है,
Liquidity means short term solvency. Solvency means long term solvency. This is only for ratios perspective. अब आता है हमारा टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियो. बहुत नेम से इसको जाना जाता है, बट इसको हम अभी एक्टिविटी और टर्नओवर से समझते हैं. एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? एक्टिव. हाउ मच एक्टिव आवर कंपनी इज, हाउ मच एक्टिव दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज डूइंग, कितना टर्नओवर उनका लेकर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मी एंड माई फ्रेंड, me, you and one of my friend, we three went to a movie and we purchased movie tickets and popcorns. कुछ खर्चा हुआ, तो I asked my friend to pay on behalf of me since I do not have any cash right now. I'll pay you later on. Now she paid. अब वो देखेगी कि मैं कितने टाइम में उसको पे करती हूँ. मैं इमीडिएटली कर सकती हूँ अगले दिन, मैं 2 दिन बाद भी कर सकती हूँ, 10 days, 1 month, 5 years, 10 years, or maybe never. So she'll see, she'll check when I'm paid. So that is something we check for every business. यहाँ तो इंडिविजुअल की चीज़ हो गई. अब हम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एक कंपनी अगर डेटर्स को कुछ स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कुछ चीज़ सेल करती है, तो कितने टाइम में उनके डेटर्स उनको पेमेंट करते हैं. दे चेक दिस. How frequently they are getting the payment from their debtors result. This shows what kind of business they are doing. अगर debtors खुश नहीं है, अगर easily वो पैसा नहीं दे रहे हैं, that means कुछ तो गड़बड़ है. या तो इनके प्रोडक्ट के साथ कुछ गड़बड़ है, या कंपनी की रेपुटेशन के कुछ बात है. तो वो एक सस्पिशियस चीज़, एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है हमें. दैट्स वाई दीज रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लिक्विडिटी अगर हम देखते हैं, अगर हमें पता लगता है कि दे डू नॉट हैव इनफ करंट एसेट्स टू पे ऑफ देयर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तो यहाँ एक सस्पिशियस डाउट आ जाता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया. अब सॉल्वेंसी रेशियोज की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कि दे आर नॉट एबल टू पे ऑफ देयर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वेरी इजीली, वो सस्पिशियस आ जाता है. इफ यू टॉक अबाउट द टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियोज, तो एक्टिविटी में क्या चीज़ होती है कि कितने टाइम में उनके डेटर्स उनको पे कर रहे हैं, कितने टाइम में दे आर पेइंग टू देयर क्रेडिटर्स, और कितने टाइम में उनके जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, टर्नओवर में आ रहा है. मतलब कि कितने टाइम में, फॉर सपोज आज मैंने इन्वेंट्री खरीदी, कुछ टाइम बाद वो सारी साइकिल से जाएगी प्रोडक्शन, फिर उसके बाद अंडर वो प्रोडक्शन, देन सेल्स, देन कैश, and then converted back to the raw material. तो ये साइकिल कितना टाइम ले रही है, ये हम चेक करेंगे. किस तरीके से वो उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक तरीके से ऑपरेशनल रेशियो हो गया ये वाला. ठीक है. देन नेक्स्ट वन वी हैव इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एज द नेम सजेस्ट कि कितने प्रॉफिट्स हैं इनके, हाउ मच दे आर अर्निंग. अर्निंग्स, ये अर्निंग्स की बात करते हैं. और अर्निंग्स कैसे निकलती है, प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, सेल्स माइनस कॉस्ट. तो जो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं ना, या तो ये सेल्स के बेसिस पे निकालते हैं या फिर कॉस्ट को बेस मानकर निकालते हैं. जो डेप्थ होगा वो हम फर्दर लेक्चर्स में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि सेल्स या फिर कॉस्ट को बेस मानकर प्रॉफिट निकाला जाता है. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें क्या पता लगता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत क्रूशियल है, और ये हम सुनते भी है कि दैट कंपनी ग्रॉस मार्जिन या फिर नेट प्रॉफिट इज 50%. तो ये हम चीज़ें सुनते हैं, जब समझते हैं तो हमें पता लगता है. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मीन्स कि कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, कितने परसेंट ईयर ऑन ईयर उनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं. तो उससे हम जज कर सकते हैं. फॉर सपोज लास्ट 5 years में टाटा कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो किए हैं, तो इट मीन्स दे आर डूइंग वेल. तो हमारा पैसा सेफ होगा, नेक्स्ट ईयर भी ग्रो करेगा. फॉर सपोज उस कंपनी के लास्ट 2 years में तो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे गए, फिर उसके बाद एकदम से लॉस हो गए, फिर जंप किया, फिर लॉस हो गया. तो ये कुछ ट्रेंड पता लगा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स दे आर अर्निंग. तो इस स्टडी से, ये रेशियो से हमें समझ आने लगा ना कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है. तो परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट द नंबर्स गेम, रिमेंबर. तो हमें ये चीज़ समझ आई, राइट. तो
ये जो सारे फॉर्मूलाज है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इनफैक्ट, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको समझ आ जाएंगे कि क्या क्या है. बट इफ यू टॉक अबाउट टुडेज लेक्चर, हम डीप डाइव करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो में. लिक्विडिटी रेशियो, as I told you, there are two factors that are considered in liquidity ratio. Which are those two factors? It is current asset or current liability. Current asset or current liability. ठीक है? Now, there are two types of ratios for your study on this level. बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी के लिए दो ही liquidity ratios होते हैं, which is current ratio. Another one is quick ratio, which is also known as acid test ratio, which is also known as liquid ratio. Current ratio is also known as working capital ratio. ये काफ़ी सारे नाम होते हैं हर रेशियो के, you should remember, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, राइट? तो हमें ये पता होना चाहिए किस रेशियो का क्या नाम है, और इनका फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. वेरी सिंपल. लिक्विड रेशियो बहुत ईजी है, लिक्विडिटी रेशियोज बहुत ईजी है. करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी. क्विक एसेट्स क्या होते हैं, फटाफट समझते हैं. क्विक एसेट्स वो होते हैं क्विकली कन्वर्ट हो जाए. करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज तो हमें पता है विद इन 1 ईयर होता है, राइट? क्विक एसेट्स होते हैं जो कि उससे भी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए. अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे मैं आपको समझाती हूँ. क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. हम क्विक एसेट्स निकालने के लिए ना करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिडक्ट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है? ईयर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमने कुछ इन्वेंट्री परचेज करी, ठीक है? थ्रू आउट ईयर सेल हुआ, कुछ सेल हुआ, बीच बीच में ज़रूरत पड़ी तो और भी लेकर आए, फिर सेल हुआ. अब ईयर एंड में ना कुछ इन्वेंट्री बच गई, ठीक है? अभी कुछ इन्वेंट्री हमारे पास बच गई जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी. लेकिन इस ईयर के लिए जो ईयर एंड हो चुका है, अब ये जो 1 साल का टाइम पीरियड था, इसके लिए जो एक क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये अब इमीडिएटली तो कैश में कन्वर्ट नहीं होगी. ये तो सीधा नेक्स्ट ईयर जाके जब सेल होगी तब कैश में कन्वर्ट होगी. So this is a cash conversion for the next year, not for our current year. हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं, इस वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम डिडक्ट कर देंगे अपने टोटल करंट एसेट्स में से, जिससे हमारा क्विक एसेट्स निकल के आ जाएगा, जो कि क्विकली हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसलिए हम स्पेसिफिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं, ओपनिंग नहीं करते हैं, ठीक है? देन अनदर थिंग दैट वी डिडक्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. Prepaid expenses is basically the expenses that we have prepaid. पे तो नेक्स्ट ईयर करना था, लेकिन हमने नेक्स्ट ईयर का भी अभी से ही एडवांस में पेमेंट कर दी, बेसिकली एडवांस पेमेंट दैट वी हैव डन. तो इसका बेनिफिट तो हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा ना, अभी तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा. और इनफैक्ट अभी ये कैश में तो कन्वर्ट नहीं होगा. दिस इज एन एसेट. हम इसको एसेट में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने इसका पेमेंट कर दिया और इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा. तो एज पर अक्रूवल बेसिस हम जो एक्सपेंस हमने पे कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हमें वो उसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला, हम उसे अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रूडेंस के बेसिस पे हम उसे रिकॉर्ड करते हैं एज असेट एंड एक्सपेंस. तो प्रीपेड एक्सपेंस अभी कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाला एसेट है, तो इसीलिए हम उसको क्विक एसेट्स में से माइनस कर देते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इफ इट इज नॉट क्लियर देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है? तो ये दो हमारे लिक्विड रेशियोज होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अ क्वेश्चन जिससे और बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक के बारे में. Let me just give you a question. You also try to understand. You also try to solve it yourself. Then you'll gain a better understanding of this topic. For suppose we have cash in hand, rupees 20,000. Every value is in rupees. Cash at bank, for suppose 10,000.
creditors 30,000, debtors 50,000. Then we have inventory, which is alright, 10,000, including 2,000 as closing stock. Calculate short-term solvency ratios. This is the question. I'll give you some time. Try to answer it yourself and let me know in the comment section below, and then we'll discuss it. Alright. तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है वो होता है क्वेश्चन गलत समझने का. सबसे इम्पोर्टेंट जहां पर गलती हो सकती है, चांसेस ऑफ एरर आर दीज 2 पॉइंट्स. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो देखते ही समझ आ जाता है, ओ सॉल्वेंसी रेशियो निकालना, लॉन्ग टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. नो, इट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर. ठीक है, ओके माय किड्स, लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर. ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं. इसमें हमें ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले ये देखना होता है कि निकालना क्या है, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने जाते हैं. इन्फॉर्मेशन भी कैसे चेक करते हैं इसकी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, जो मैं भी अपने टाइम पे बहुत यूज़ करती थी. विच वॉज कि रेशियोज में ना सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो. हमें निकालना क्या है, लिक्विडिटी रेशियो निकालना है. और लिक्विडिटी रेशियो में दोनों निकालने हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो. यस, दोनों के फॉर्मूला लिख लो. करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. इससे हमें ये पता लग जाता है हमें रिक्वायरमेंट क्या है, किन किन वैल्यू की रिक्वायरमेंट है एग्जाम में. कई बार क्वेश्चन में कुछ अननेसेसरी वैल्यूज भी दी होती है जो हमें काम की नहीं है, और हम जब कंफ्यूजन हो जाती है ना एकदम, जब कंटिन्यूसली करने लग जाते हैं, जब ये ऐसे इस तरीके से लिखते नहीं है, तो उस केस में हम गलत वैल्यूज कंसिडर करने लग जाते हैं. तो अभी के लिए हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे. अब हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटीज चाहिए, क्विक एसेट्स चाहिए. और क्विक एसेट्स वैसे भी हमारी करंट लायबिलिटी से निकल के आ जाएगा, तो इसको अलग से तो नहीं चाहिए. क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर है तो वो दे दो, प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो दे दो. हमें इससे ये पता लग गया है कि हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए. क्वेश्चन से हमें सिर्फ 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस. जो चीजें हैं दे दो. अब कैसे अप्रोच करते हैं, हमें ये पता है कैश इन हैंड असेट है, करंट है नॉन करंट है, करंट. कैश एट बैंक एसेट है, करंट है नॉन करंट है, करंट है. क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, करंट है नॉन करंट है, करंट है. डेटर असेट है, लायबिलिटी है, असेट है, करंट है नॉन करंट है, करंट है. इन्वेंट्री असेट है, करंट है नॉन करंट है, करंट है. इसका एक नोट भी दे दिया. ओए राम, हम तो घबरा गए. कामली पढ़ो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 2000 एज क्लोजिंग स्टॉक. यहां से हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लग गई, विच इज 2000. 10,000 में 2000 क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट्स इट. अब अगर हम क्विक असेट्स निकालते हैं तो हम जब टोटल असेट्स निकालेंगे उसमें से 2000 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो टोटल असेट है उसमें टोटल इन्वेंट्री है. टोटल इन्वेंट्री 10,000 है, और टोटल इन्वेंट्री में से जो क्लोजिंग स्टॉक है 2000 तो नहीं होना चाहिए क्विक एसेट्स के लिए, तो हम हटा देंगे लास्ट में. अभी के लिए तो कुछ ऑब्स्टेकल बैरियर नहीं है ना, तो इट्स फाइन, इट्स ओके, कंटिन्यू. अब मैंने क्या ट्रिक बताई थी, हमें ये तो पता लग गया क्या क्या दे रखा है. हम क्या करेंगे ना, हर आइटम के आगे उनका टाइप लिख देंगे. कैश इन हैंड इज
current asset. Cash at bank is current asset. Creditor current liability. Debtor current asset. Inventory current asset. इससे हमें ना ये पता लग गया है कि हम जब कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालने के लिए ना, तो हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा एक एक आइटम को. अब हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि करंट एसेट्स ये है और एक ये करंट लायबिलिटी है. तो अब ऐड करना स्टार्ट करें. 20,000 करंट एसेट्स इज इक्वल टू 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 and plus 10,000, which equals to 60, 70, 80, 90,000. And then current liability सिर्फ एक दे रखी है, which is 30,000 creditors, right? All right. अब इसके साथ से फटाफट क्विक एसेट्स भी निकाल लें. करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक. करंट एसेट्स हमने टोटल निकाल दिया 90,000, जिसमें से 2,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये आ जाएगा हमारा 88,000 क्विक एसेट्स. करंट लायबिलिटीज मिल गई, करंट एसेट्स मिल गए, क्विक एसेट्स मिल गए, तीनों की वैल्यूज मिल गई हमारे पास. प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन तो नो रिक्वायरमेंट. हमें करंट एसेट्स चाहिए थे विच इज 90,000, करंट लायबिलिटीज आर 30,000, quick assets is equal to 88,000. Simple as that. Now we can solve the question very easily. करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स आर 90,000, करंट लायबिलिटीज आर 30,000. रेशियो कम्स आउट टू बी 3:1. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्विक एसेट्स आर 88,000, current liabilities are 30,000. How do we solve it? 3 zeros, 3 zeros. These are the trick in these lectures. These are the tricks that you get about calculations and everything. 244. Now if I further solve it, let's consider it as 3 5s are 15 and half. अगर मैं फॉर सपोज मैं इसको 45 कर देती हूँ तो 15 3 आ जाएगा. बट सिंस मैंने न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से आंसर हमारा कम हो गया, आंसर ज़्यादा आना चाहिए, तो इट विल बी मोर देन 3:1. इट कैन बी 3.1:1 और 3.2:1. इस तरीके का कोई एक आंसर होगा. ठीक है. ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि वैल्यूज अभी मैंने बहुत रैंडमली अपनी तरफ से डाला था ना. क्वेश्चन में इस बहुत डायरेक्टली आपकी वैल्यूज आएगी जो कि इजीली कट ऑफ हो जाएगी. ठीक है. आई होप टुडेज लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. आई होप आपने कुछ गेन किया इस लेक्चर से. विल डिस्कस अबाउट other ratios in further lectures, but for this video it was all about it. And thank you so much for your time. Have a great time studying. All the very best.